हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के क्विक रिवीजन में जो हमारा 100 डे क्रैश कोर्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं जो एग्जाम्स में बहुत एकदम प्रोन है कि वो पूछी जा सकती हैं। तो उसी क्रम में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था भारत की अवस्थिति, अक्षांश और विस्तार से संबंधित प्रश्न जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, हम भारत के बारे में जानेंगे, भारत की लैंड बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे और भारत के द्वीपों के बारे में जानेंगे, भारत के आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम शुरुआत करें भारत के बारे में तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत कितना बड़ा है और भारत की बाउंड्री कितनी, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो देखिए, भारत विश्व में 7वें नंबर पर सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल भूमि है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। और इसमें अगर हम देखें कि भारत किन किन देशों के साथ सीमाएं बनाता है तो भारत कुल 7 देशों के साथ सीमाएं बनाता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं। आइए उनको भी एक एक करके देख लेते हैं और हम ये भी देखेंगे नक्शे के जरिए कि कहां पर कौन कौन सी बाउंड्रीज कौन साइड होती हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि वो 7 देश कौन कौन से हैं तो पहले एक एक करके देश लिख लेते हैं। लैंड बाउंड्री किनके किनके साथ बनाता है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, देखिए तो सबसे पहले बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर है नेपाल, 5वें नंबर पर है म्यांमार या पूर्व में जिसे बर्मा के नाम से जाना। देखिए, म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था तो इसके 2 नाम हैं, आप याद रखिएगा, म्यांमार या बर्मा। और छठे नंबर पे है हमारा भूटान और 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान। आप लोगों को लग रहा होगा कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कहां से बनती है। तो देखिए, भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर बनती है और ये 106 किलोमीटर की सीमा है। और जिसकी पुष्टि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्ष 2019 के अपने संसदीय भाषण में इसको क्लैरिफाई भी किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और ये ऑथेंटिक डाटा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, जो वो क्षेत्र है जिससे बाउंड्री बनाता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, चीन के साथ जो हमारी बाउंड्री है, देखिए एक्चुअली चीन के साथ नहीं है, तिब्बत के साथ हमारी बाउंड्री है। लेकिन चूंकि चीन ने तिब्बत को अधिग्रहित कर लिया है इसलिए हम चीन के साथ अपनी बाउंड्री जानते हैं। तो देखिए, अगर हम क्रम में देखना चाहें कि सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारी तकरीबन 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री है। और ये बाउंड्री कहां से कहां तक है, देखिए ये बाउंड्री यहां पर है बांग्लादेश के साथ। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें चीन के साथ तो चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की थल सीमा है, लैंड बाउंड्री है, ये दूसरे नंबर पे आता है। और चीन के साथ अगर हम बाउंड्री देखें तो देखिए यहां से आती है चीन के साथ बाउंड्री। ये पूरा जो कश्मीर का हिस्सा है ये यहां से होते हुए और फिर यहां पर जो बाउंड्री है वो जाती है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के साथ देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की थल सीमा है। पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की थल सीमा है और ये हमारे 3 सबसे प्रमुख देश हैं जिनके साथ भारत की बहुत लंबी बाउंड्री है। अभी हम लोग देखेंगे कि किस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, ये भी हम नाम जानेंगे कि किस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेपाल के साथ। तो देखिए, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है। म्यांमार के साथ अगर हम बात करें तो 1693 किलोमीटर की थल सीमा है।
और अगर भूटान की बात करें तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की थल सीमा है। और अफगानिस्तान के साथ बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 106 किलोमीटर की सीमा है। हमारे जो फायर ब्रांड गृह मंत्री जी हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से इसको कह दिया है। और आप लोग अगर संसद के लेक्चर्स को देख रहे होंगे, संसदीय भाषणों को सुनते होंगे, तो आप इसको देख भी सकते हैं। अगर आप नहीं देख सकते, देखिए, अगर आपने किसी कारणवश नहीं देखा होगा तो आप YouTube पर जाकर इसको सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही माइंड ब्लोइंग भाषण इन्होंने दिया था जब जम्मू और कश्मीर को बाइफरकेट किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट किया था इन्होंने केंद्र शासित राज्य के रूप में, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर देखा जाए इन 7 राज्यों के अलावा भारत की जो जल सीमा है वो किन किन देशों के साथ है, तो देखिए, एक तो हमारे श्रीलंका के साथ है जो यहाँ पर है, श्रीलंका के साथ हमारी जल सीमा है, और दूसरी मालदीव के साथ है जो कि यहाँ पर है। ठीक, तो ये हमारी जल सीमा हो गई। अगर हम बात करें इन 7 देशों में से, तो देखिए, जो बांग्लादेश के साथ लाइन है इसको जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। जो हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ है इसको जॉनसन्स लाइन के रूप में भी जानते हैं। जो चाइना के साथ है इसको मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, मैकमोहन नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश हमारा जॉनसन लाइन के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान का जो एरिया है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ सीमा के नाम से। और जो नेपाल के साथ सीमा है, तो देखिए, नेपाल के साथ 1816 में सिंगरौली की संधि हुई थी, और सिंगरौली की संधि में ही इसकी बाउंड्रीज को निर्मित किया गया था। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, वो आए दिन उल्टे सीधे भाषण दिया करते हैं। कभी भारत की जमीन पर बता दिया कि नेपाल की जमीन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। तो देखिए, जो भी नेपाल की जमीन है वो 1816 की सिंगरौली की संधि में डिफाइन कर दी गई थी, और इसी में जो भी निर्णय लिया गया था वो भारत मानता है। और यह जो भी इसका विवाद है वो एक आपको अलग वीडियो में बता दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा है या हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात नेपाल की ये रही कि जो नेपाल है वो वृहत नेपाल की अवधारणा को रखता है, जो कि गलत है। वृहत नेपाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बेकार की बातें हैं। हमारी जो लैंड बाउंड्री वो 1816 के तहत डिफाइन की जा चुकी है। और फिर म्यांमार के साथ 1693 किलोमीटर की बाउंड्री आती है, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाती है, और ये बनाती है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी टोटल जो लैंड बाउंड्री है या जो टोटल थल सीमा है वो लगभग कितनी है। तो देखिए, अगर मैं टोटल लैंड बाउंड्री की बात करूं तो ये तकरीबन 1506.7 किलोमीटर आएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं, और चूंकि बॉर्डर, जैसे चीन के साथ बॉर्डर क्लियरली डिफाइन नहीं है, हमारे एलएसी के बाद चीन के साथ कुछ बॉर्डर्स हमारे डिफाइन नहीं है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल थल सीमा जो भारत की है, देखिए, जो कुल थल सीमा भारत की है तो ये तकरीबन है 15,200 किलोमीटर की। और जो जल सीमा है या जिसको कोस्ट लाइन भी बोलते हैं, तो देखिए, कोस्ट लाइन इसकी है 7516.6 किलोमीटर की। तो देखिए, भारत के पास बहुत अच्छी कोस्ट लाइन भी है, और इसलिए मत्स्य पालन या एक्वाकल्चर में बहुत अच्छा कर सकता है। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, वो भी आपको अगले वीडियोस में बता दिया जाएगा, जब मैं आपको भारत की सेंट्रल स्कीम और राज्य आधारित स्कीमों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हम बस एग्जाम की दृष्टि से जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत टारगेटेबल है, अभी सिर्फ हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। बाकी ये सारा विस्तार से तो आपको आगे बताया ही जाएगा। अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें, अब इसके बाद मैंने जो पढ़ाया है, इसके पीछे वीडियो में जो भी मैंने बताया, वो सब डिटेल में कवर किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रैश कोर्स में सिर्फ उन सारी चीजों की जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी सिर्फ हम उन पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो ये कितने राज्यों के साथ, इसकी कितने राज्य जो है वो समंदर के साथ रेखा बनाते हैं, अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले स्थान पर आता है गुजरात,
और ये सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इसी के पास है। ठीक है, ये पहला राज्य हो गया हमारा। दूसरा राज्य की अगर हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बाद अगर हम बात करें तो वो है गोवा। गोवा के बाद अगर हम बात करें तो वो है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटक के बाद देखिए आता है हमारा केरला। केरल राज्य आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं अगर देखा जाए तो। 7वें नंबर पर आता है हमारा पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। 8वें नंबर पर आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आता है। और 9वें नंबर पर जो है वो हमारा आता है उड़ीसा। और 10वें नंबर पर अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये 10 राज्य हैं। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 9 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि पर एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाता है। तो ये बात हो गई हमारी जो है सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ है, गुजरात पे। अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए तो आपको गुजरात बताना है। और बाकी अगर राज्यों के नाम पूछ लिए जाए, 4 विकल्प दे दिए जाए कि किन राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं, जल रेखा नहीं है, तो आप उनको आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं, आसानी से टिक मार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द्वीप कितने हैं भारत के। तो देखिए द्वीपों की अगर बात की जाए तो द्वीपों की गणना के अनुसार देखा जाए तो देखिए भारत के कुछ द्वीप हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये एक न्यू मूरे द्वीप है, ये जो आपको दिख रहा होगा, और ये गंगा सागर द्वीप है। तो ये दोनों कहां पर हैं, अगर देखिए नाम आप एकदम याद कर लीजिए क्योंकि ये सारे नाम आपको जल्दी मिलते नहीं। जैसे न्यू मूरे और गंगा सागर जो द्वीप है ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। और गंगा सागर द्वीप पे देखिए हर वर्ष मेला भी लगता है। उसके बाद अगर हम व्हीलर द्वीप पर बात करें तो ये व्हीलर द्वीप जो है ये ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा से होकर बहती है, तो उड़ीसा से ब्राह्मणी नदी जो होकर बहती है, व्हीलर द्वीप हमारा उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बिल्कुल तट के पास ही है। और यहाँ पर देखिए जो मिसाइल प्रक्षेपण का जो भी टेस्टिंग है वो व्हीलर द्वीप पे ही की जाती है। और अभी हाल ही में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया, जो कि हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की बाउंड्री पर देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। यहां से जो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए जो रॉकेट वगैरह होते हैं इसरो के, वो छोड़े जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु में एक पंबन द्वीप है। और उसके बाद देखते हैं कि एलिफेंटा जो है ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो एलिफेंटा द्वीप है ये महाराष्ट्र में है। ये बहुत अच्छी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बहुत अच्छी आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। यहाँ पर बहुत अच्छे जो है गुफा मंदिर है एलिफेंटा केव्स में, यहाँ पर घूमने वाली अच्छी जगह है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो आलिया बेट है ये गुजरात में है, ये गुजरात का द्वीप है। तो ये तो बात हो गई हमारी द्वीपों की। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि कौन कौन से द्वीप हैं और कौन कौन सी खाड़ी हैं तो देखिए हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम खाड़ी के बारे में जानना चाहें तो बहुत आसान है। भारत में 3 या 4 ही खाड़ियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर है कच्छ की खाड़ी, और यहां पर है खंभात की खाड़ी,
और यहां पर देखिए है मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है। और यहां पर देखिए पाक जल डमरू मध्य है, या पाक स्ट्रेट भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब कुछ चीजें देख लीजिए। पहली बात तो पाक स्टेट के बारे में अगर हम देखें तो पाक स्टेट नाम पे मत जाइएगा, लिखा नाम पाक है लेकिन वो सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं बनाता। तो अक्सर ये कंफ्यूजिंग सवाल हमारे एग्जाम में जरूर डाल दिया जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक अगर है लिखा हुआ है तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाएगा, जो कि ऐसा नहीं है, ये सत्यता से बहुत परे है। ठीक है, तो देखते हैं ये किसके किसके मध्य बनाता है। तो देखिए ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और देखिए अगर मन्नार की खाड़ी की बात हम करें, मन्नार की खाड़ी तो ये एकदम पाक स्टेट के पास पाई जाती है। और मन्नार की खाड़ी देखिए यहां पर प्रवाल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रवाल द्वीप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, यह सिर्फ यही मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है क्योंकि समंदर के जो तल होता है, तल पे जो भी प्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स होते हैं ये उन्हीं को सिर्फ खाता है और कुछ नहीं खाता। तो एक तरीके से वो समुद्री घास के दर्जे में आती है। और चूंकि ये जो जीव है ये सिर्फ समुद्री गाय, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को खाता है जो समुद्री घास है, इसलिए इसे समुद्री गाय की संज्ञा दी गई है। और ये कई बार बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के दो और द्वीप हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आता है हमारा लक्षद्वीप। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल द्वीप है। देखिए प्रवाल द्वीप जो होता है उसको बनने में कई लाखों वर्षों का समय लगता है। मान लीजिए कि ये हमारा जो है पानी है सतह का और ये समंदर का तल है, समुद्र का तल है। तो देखिए ये छोटे छोटे से जो जीव होते हैं जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं, ये ऐसे रहते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने ऊपर ही देते हैं और इनके बच्चे इन्हीं के ऊपर फीड करते हैं। ये मर जाते हैं और अपना जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल होता है, जो खोल होता है, उसको अपनी वही जगह पर छोड़ देते हैं और इनकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो इन्हीं के ऊपर घर बनाती हैं। और ऐसे घर बनाते बनाते समंदर के ऊपर निकल आते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये ऐसे ऊपर निकलकर एक द्वीप का निर्माण करते हैं और जो हमारा लक्षद्वीप है वो यही प्रवाल द्वीप है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर कभी ये पूछा जाए कि प्रवाल द्वीप कौन सा है तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है और इसकी जो राजधानी है वह है कवरत्ती। ठीक है, जो कि 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। ठीक, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 लाख के करीब है अगर लक्षद्वीप की बात करें तो। उसके बाद जो हमारा अगला द्वीप आता है, तो अच्छा इसमें एक चीज और देखना है कि जो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बताए थे उसमें जो 8 डिग्री की अक्षांश होती है। ठीक है, अगर आपने अक्षांश और देशांतर आप उसके बारे में परिचित नहीं है तो मेरी आपसे यही राय है कि आप पहले जाइए और जो मेरा लेक्चर 3 वीडियो है या इससे पहले का जो वीडियो है आप उसको देखिए और अक्षांश और देशांतर को वहां बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप वहां पर जाकर पहले समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, उसके बाद आपको ये जो लाइन में लिखने जा रहा हूं ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए 8 डिग्री की जो अक्षांश होती है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, मालदीव से अलग करती है, मालदीव से अलग करती है। देखिए मालदीव एक अलग, मालदीव जो है वो एक अलग देश है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग देश है। ठीक, अलग देश है जिसकी राजधानी है माले, इसकी राजधानी है माले। और 8 डिग्री जो चैनल है वो तकरीबन यहां से होकर गुजरता है, देखिए ऐसे, और यहां पर हमारा लक्षद्वीप है और यहां पर मालदीव्स है। तो ये ऐसे इनको अलग करता है। और उसके बाद देखिए
जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। जो हमारा अगला द्वीप है वो है अंडमान एवं निकोबार। आप मेरे साथ ही इसको एक बार या 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर जो पोटेंशियल क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का लेवल इतना ऊपर नहीं है कि आप ना पढ़े या कोई क्वेश्चन ना कर पाए। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, सारी चीजें बारीकी से देख लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप पेपर को आसानी से फाइट कर सकते हैं। देखिए आरआरबी का जो लेवल है वो पीसीएस और आईएएस के लेवल का नहीं है, तो इसको आसानी से फाइट किया जा सकता है। ये सब बहुत वो पोटेंशियल क्वेश्चन है जो मतलब आसानी से आप कर सकते हैं और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल हमारा जो लक्ष्य है हम उसको साधने में सफल होंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये जो फैमिली है ये बढ़ सके। और ये जो हमारी फैमिली है इसको बढ़ाना आपका काम है, ये इसको बढ़ाना हमारा काम है। तो अगर आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो लोग हैं जो इससे बेनिफिट नहीं हो पाए वो भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में। तो देखिए इसमें 2 द्वीप हैं। जो 10 डिग्री चैनल है वो इन दोनों को अलग करता है, दोनों को अलग करता है। ठीक है, जो 10 डिग्री अक्षांश है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, यहां पर 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक तो बैरन आइलैंड्स पर है और दूसरा है नारकोंदम। ये 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें से तो एक सुप्त ज्वालामुखी है, मतलब स्लीपिंग वोल्केनो, ठीक है, और एक एक्टिव वोल्केनो है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन दोनों ज्वालामुखी में से एक्टिव वाला कौन सा है, एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 1860s में वो फटा भी था, इसलिए उसको एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। ये जब हम आगे देखेंगे वोल्केनो के चैप्टर में तो आपको ये बताया जाएगा कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप है इसमें जो निकोबारी चिड़िया है या निकोबारी कबूतर है वो सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है। और ये भी कई बार पूछा गया कि कौन सा वो जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, तो वो है निकोबारी पिजन या निकोबारी कबूतर जो है वो यहीं पाया जाता है। हालांकि ये सारी चीजें आपको जब मैं बताऊंगा कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजें बता दी जाएंगी, उस लेक्चर में कवर कर दी जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखते चल रहे हैं तो हमें इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए एक बार। ठीक है, ये हमारे द्वीप थे। आज जो हमने देखा, आज जो हमने अपने द्वीपों के बारे में देखा, आज हमने अपने राज्यों के बारे में देखा कि कौन कौन से राज्यों की जल सीमा होती है, और आज हमने देखा कि भारत किन किन देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा बनाता है, और हमने ये भी जाना कि भारत के कौन से देश के साथ कौन सी सीमा रेखा है। उसके बाद हमने ये जाना कि कौन से द्वीप की क्या खासियत है। उसके बाद हमने टोटल लैंड बाउंड्रीज देखी। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपके चट्टानों के बारे में कि कौन सी चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं और कौन सा पठार कहां पर पाया जाता है, वो भी आपको नक्शे के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।